वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। मैं इंडियन नेवी का एक वेटरन कमांडर सुधीर कुमार आज आपके समक्ष की ये जो ऑन गोइंग वॉर्स हैं जो यूक्रेन और रशिया के बीच में हुई हैं और जो यूएस और इसराइल एक साथ मिलकर ईरान के साथ में हुई है, उसके आउटकम क्या है और उन आउटकम से भारतवर्ष को, आई विल नॉट से कि लेसन्स लर्न, बट लेकिन उससे क्या ऐसे इनपुट्स लेने चाहिए जिनको हमें अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज में उनका निवारण करना पड़ेगा, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। तो एक इन वॉर से जो सबसे बड़ी सीख है वो डेफिनेटली, आप देखिए कि अमेरिका के पास में आज एआई ड्रिवन, चाहे वो एंथ्रोपिक ने एआई की एक तरीके से सिस्टम जो है ना अमेरिका को दिया है, या अमेरिका ने इसराइल के साथ में शेयर किया है, कि जिस तरीके से पिन पॉइंट तरीके से सभी लीडरशिप को, जितनी भी टॉप लीडरशिप है ईरान की या मिलिट्री लीडरशिप है, उसको कितनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से रियल टाइम में एंगेज किया जा सकता है और उसमें एक्शन लेने के समय को किस तरीके से कुछ ही मिनट का बना दिया है। और फिर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत ही घातक हमला जो है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में किया जा सकता है, जिससे टॉप लीडरशिप वो अपने को कहीं पे भी छुपा रही हो उसको ट्रैक करके उसको लिक्विडेट या असिस्नेट किया जा सकता है। दिस इज द नंबर वन। तो ये एक हमें सबक है सीखने के लिए, और हमें अपनी एआई ड्रिवन, हमने ऑप सिंदूर में जो इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंटीग्रेट करते हुए और अपनी कैपेबिलिटीज को जो हमने दिखाया है, अब उससे आगे चल के ये भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और अपनी इंडिजिनस एआई एल्गोरिथम्स को इस तरफ हमें डेवलप करना पड़ेगा। और इससे एक सीख और है कि हमें अपने पोटेंशियल जितने भी सैटेलाइट है उनको रियल टाइम में उन्हें कोई डैमेज ना हो, कोई खतरा ना हो, तो प्रोएक्टिव तरीके से हम उनकी हेल्थ का किस तरीके से एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज से हम, या क्वांटम टेक्नोलॉजीज से किस तरीके से हम उसकी एक डायग्नोसिस लगातार जो है ना हम कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। रियल टाइम इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी हमारे पास में होनी चाहिए कि क्या ये एक्शन एडवर्सरी का था। इसी तरीके से अपनी जो स्ट्रेटेजिक कमांड्स हैं वो सभी हमारी बहुत ही स्टेल्थ हैं, लेकिन और भी जो चीज़ें हैं वो दूसरा, ईरान से एक बहुत बड़ा सीख लिया जा सकता है कि जिस तरीके से उसने अपनी न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लांट्स, एनरिच यूरेनियम प्लांट्स या और न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने की क्षमताओं को किस तरीके से हिल्स के अंदर उसने अपनी फैसिलिटीज़ को बनाया है, जो 400 मीटर से लेके 600 मीटर्स तक हैं। तो उनके ऊपर जो सबसे बड़े बॉम्ब, जो एक तरीके से बंकर बॉम्ब्स जो हैं ना, वो गिराए हैं अमेरिका ने, लेकिन अंदर तक उससे कितना डिस्ट्रक्शन होता है। तो इन सभी चीज़ों से अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं, जो हमारे रिटेलिएशन के लिए एसेट्स हैं, जिस तरीके से एक न्यूक्लियर सबमरीन एसएसबीएन के ऊपर हमारा ट्रायड सिस्टम है कि वो डेफिनेटली अनअटैक्टेड रहेगा, स्टेल्थ रहेगा, और वो फिर एक सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज रख सकता है। इसी तरीके से हमें मिलिट्री के स्ट्रेटेजिक एसेट्स, वो दोनों एडवर्सरी के बॉर्डर पे, और एडवर्सरी के बॉर्डर पे नहीं बट थ्रू आउट इंडिया, हमें जहाँ पर हमारे पास में हिली ट्रेन्स हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पर इसको ईजिली, जिस तरीके से हम टनल्स को एक्सवेट करते हैं, उसी तरह डिफरेंट टनल्स के आउटलेट्स जो है ना, जो काफ़ी स्प्रेड हों, मे बी 50-60 किलोमीटर और 100 किलोमीटर्स, इस तरह की चेन बनानी पड़ेगी, जहाँ पे मोबाइल लॉन्चर्स, क्रिटिकल मिसाइल लॉन्चर्स, क्रिटिकल ड्रोन्स और हमारी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वर्कशॉप्स हैं, उन सभी को कैसे हम हाइड कर सकते हैं। बिकॉज आज के युग में ये मानना बहुत ही गलत है कि एडवर्सरी के सैटेलाइट्स
या एडवर्सरी का अलाइज जो उसको सप्लाई करता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन, वो जियो स्पेशियल टेक्निक्स इतनी सक्षम हो गई है कि वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी, फ्यू इंच का रेजोल्यूशन है, जो सैटेलाइट मैपिंग है, दूसरे इस तरह के जो एयरबॉर्न एसेट्स हैं, वॉक्स है, जो उनको एक तरीके से उन पे नजर रख सकता है। तो इन सभी से अपने सिर्फ मिलिट्री एसेट्स को, उसकी रिपेयर ऑर्गेनाइजेशंस को, और फिर एक प्रोडक्शन फैसिलिटीज को कैसे हम अंडरग्राउंड कर सकते हैं, इसी तरीके से नेवी के एसेट्स को, अपनी सबमरीन्स को हम कहाँ पे छिपा सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो एक तरीके से अंडर वाटर और हिल की कवरेज लेके या कहीं और पे अपने इस तरीके के इंस्टॉलेशंस, जहाँ पे यदि हैवी बम्बारमेंट भी हो तो वो इतनी सुरक्षित जगह हो कि उन पर उसका प्रभाव ना हो सके। ये एक सस्टेनेबल वॉर को लड़ने के लिए ये स्टेल्थ कैपेबिलिटीज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर रेडी, फ्यूचर वॉर रेडी और काउंटर मीजर्स को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके के स्टेल्थ और हाइड आउट्स जो है ना, वो लार्ज स्केल पर बनाने पड़ेंगे, जहां पर अपने एमिनेशन को स्टोर किया जा सके, सारे सप्लाई चेन्स को उसमें सुरक्षित किया जा सके, और सारी रिपेयर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसी के अंदर हो, और मैक्सिमम जैसे ड्रोन बनाने की कैपेबिलिटीज जो हैं, जो स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स या यूकाउज हैं या अंडर वाटर व्हीकल्स हैं, उन सभी को बनाने की कैपेबिलिटीज, और फिर उनको किस तरीके से ट्रांसशिपमेंट किया जाए, इन सब में कैमोफ्लेज और स्टेल्थ उसके लिए जो है ना जरूरी करना, जो है ना स्टेल्थ मीन्स द हाइड आउट्स, और हाइड आउट्स जो है ना वो कहाँ पे सुरक्षित हो सकती है, वो डेफिनेटली अंडरग्राउंड हो सकती है, और इसी तरीके से जहाँ पर हमारा हिल्स हैं, पहाड़ हैं, उनके अंदर जो है ना इस तरह की गुफाएं बना जा सकती हैं, टनल का एक चेन बनाया जा सकता है, जहाँ पर मोबाइल लॉन्चर्स अपने को छिपाएंगे और एक बार बाहर आकर वो लॉन्च करेंगे मिसाइल्स को और फिर अपनी लोकेशन को चेंज कर देंगे। तो इंटरचेंजेबल लोकेशन, और उन इंटरचेंजेबल लोकेशंस में इस तरीके के आउटलेट रखने पड़ेंगे 50 to 60, जहाँ पे एडवर्सरी को ये पता ना चल सके, और यदि वो एक कहीं पे भी जो एंट्रेंस है या एक एंट्रेंस ऑफ टनल से यदि उस पर हैवी बम्बारमेंट भी होता है तो उसको, उसके डिस्ट्रैक्शन को जो है ना बाद में उसको साफ किया जा सके, और उससे हमारी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको किसी भी तरीके से वो अवरुद्ध ना रहें। ये हमारे जो मिलिट्री प्लानर्स हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्लानर्स हैं, वो डेफिनेटली उनके साथ तो मेरे से भी ज़्यादा जो है ना योग्य लोग हैं, और वो डेफिनेटली जिस तरीके से हमने अपनी कैपेबिलिटीज़ को ऑप्स सिंदूर में दिखाया है कि हम डिकॉय या स्वार्म्स ऑफ यूएवी और ड्रोन से किस तरीके से हमने उसमें डिस्टिंग्विश किया, और अपनी कॉस्टली मिसाइल्स का ना यूज करते हुए कैसे हमने इंटीग्रेशन ऑफ वेपन्स इस तरह के यूज किए जो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं थे और उनको गिराया जा सका, और हम ये भी आइडेंटिफाई कर सके कि क्या कौन से डिकॉयज हैं, कौन सी मिसाइल्स और ये ऐसी हैं जिसमें वेपन्स नहीं है, सिर्फ एक आपके एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेलम करने के लिए बनाई है। लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स में काफ़ी कंपोनेंट्स जो हैं वो अब हाइड आउट्स के अंदर तैयार करने पड़ेंगे। हमारी जो अटैक सबमरीन्स या हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनके सब भी हाइड आउट्स जो है ना वो हिल्स के अंदर ही बनाने पड़ेंगे, जहाँ पर उनकी लोकेशंस को कोई भी सैटेलाइट से ट्रैक ना कर सके। इसी तरीके से जो हमारे रुद्रा ब्रिगेड की जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड स्ट्रक्चर हैं उनको भी एक तरीके से इन हाइड आउट्स में तैयार करना पड़ेगा। तो मैसिव इन्वेस्टमेंट इज नीडेड,
और वॉर के अंदर जितना भी हमारा स्टोरेज और सप्लाई चेन को इंटैक्ट करने के लिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, रिपेयर ऑर्गेनाइजेशंस को और वॉर को सस्टेनेबल करने के लिए जितनी भी प्रोडक्शन लाइंस हैं उनको, ये एक बहुत बड़ी सीख जो है ना वो ईरान ने दी है। जिस तरीके से उसने इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साइड में, जो ईरान की साइड में हिली ट्रेन्स हैं या हिल्स एरिया हैं जिसमें काफ़ी थिक फॉरेस्ट एरिया है, उसके अंदर किस तरीके से उसने अपने मोबाइल लॉन्चर्स को और या बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को या ड्रोन्स की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को सस्टेनेबल बनाने के लिए कैसे 15 से 20 साल में तैयारी करी और एक डिफरेंट पोस्चर उसने वॉर के अंदर रखा। उसकी 80 से 90% जो है ना वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज समाप्त होने के बाद भी वो इस पोजीशन में है कि वो रिटेलिएट कर रहा है और बहुत ही गंभीर जो है ना नुकसान, एक तरीके से बहुत ही कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन वो कर रहा है। किस तरीके से इसराइल के खिलाफ अभी भी उसका मेरे ख्याल से 75th एंड 76th जो अटैक हुआ है जिसमें उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स के कॉम्बिनेशन को जिस तरह से लॉन्च किया है, वो एक डेफिनेटली एक नई स्ट्रेटेजी जो है ना उभर कर सामने आई है। तो मास प्रोडक्शन ऑफ चीप ड्रोन्स बट विद डेस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज, सुसाइडियल मिशंस को कैरी करने की उनकी कामकाजी जो ड्रोन्स हैं, या डीप पेनिट्रेशन करने के लिए जो युकॉव हो सकते हैं, या इसी तरीके से जो डीप वाटर हमारे अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स हो सकते हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ऑपरेट करने के लिए, उनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए कि कोई भी उनको डिटेक्ट ना कर सके अपने सैटेलाइट से या किसी भी तरीके के एयरबॉर्न जो प्लेटफॉर्म है आईएसआर के लिए जो प्रयोग हो सकते हैं उससे ना पता चले। और हमें अभी इन्हीं सभी चीज़ों के साथ साथ, जैसे मैंने बताया कि लेसन लर्नड है कि हमें एआई ऑल्गोरिथम्स को सभी को इंडिजिनसली अपने पूरे वॉर थिएटर को सपोर्ट करने के लिए या डिफेंस सिस्टम्स को डिसीजन मेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा सरल हो सके, क्विकेस्ट टाइम में हो सके, और फिर उसमें रिटेलिएटरी जो एक तरीके से कमांड है वो काफ़ी हद तक हमने प्राप्त किया है, लेकिन इनको प्राप्त करना पड़ेगा। इसी तरीके से दुश्मन कैसे आपके ऊपर जो है ना वो साइबर वारफेयर का अटैक कर सकता है, या ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को प्रोड्यूस करके प्रहार कर सकता है, जिससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की कैपेबिलिटीज़, इंटेलिजेंस वारफेयर की कैपेबिलिटीज़, या एक तरीके से मिसाइल की कैपेबिलिटीज़ जहाँ से हम लॉन्च कर सकते हैं, इन सबको ईएमपी से प्रोटेक्ट किया जा सके। ये भी ध्यान जो है ना इन सभी ऐसी जो हाइडआउट्स बनाई जाएंगी जो जिस तरीके से अंडरग्राउंड्स या अंडर द हिल्स सभी के साथ में, कि उस पे ईएमपी का प्रभाव ना पड़ सके। तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत जो है वो इन वॉर के बाद जो है ना आपके सामने आई है, कि जिस तरह से चीप ड्रोन्स, वो चाहे रशिया जो ईरान ने उसको 1000 दिए हैं, और अब रशिया की खुद की कैपेबिलिटीज़ है कि वो करीब 1000 ड्रोन्स जो है ना वो एक ही दिन के अंदर बना सकता है। या इसी तरीके से यूक्रेन ने अपना जो एक इनोवेशन किया है कि वो भी इसी तरीके से 1000 ड्रोन रोज के बना सकता है, जो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, और जिनको इंटरसेप्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अच्छे से अच्छा लेयर ऑफ एयर डिफेंस, जो लेयर्ड एयर डिफेंस है अच्छे से अच्छे, वो भी किस तरीके से ओवरवेलम हो रहे हैं। वो आपने देखा है कि ईरान के मिसाइल्स ने जिस तरीके से यूएसए के ठिकानों पर जो मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर थे, उन सभी पर कैसा प्रभाव एक तरीके से प्रहार किया है, या जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था इसराइल का उसमें किस तरीके से घुस के उनकी मिसाइल्स ने जो है ना बहुत ही मास लेवल का जो डिस्ट्रक्शन किया है, इन सभी से हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि वॉर को कंटिन्यू करने के लिए अब ये
कैपेबिलिटीज का होना कि हमारे स्टोरेजेस, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो सभी सुरक्षित रहें, सप्लाई चेन इंटैक्ट रहें और हमारी प्रोडक्शन लाइन जो है ना वो सस्टेनेबल रहें और जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है उनका एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है ना हम कर सके या खाद्य पदार्थों का रिजर्व जो है ना पूरे देश के लिए कर सके। अब ये एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन ने सिर्फ फाइटिंग द वॉर बट सस्टेनिंग द वॉर ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड हमें इन कैपेबिलिटीज़ को करना पड़ेगा और इसमें हमें एक स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ेगी कि क्या हमारे एडवर्सरीज हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ वो रखते हैं और हमें हमारे पास में क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या हमें इनको किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए। और ये सभी तैयारियां हमारी जो है ना मिशन मोड में होनी चाहिए। हमारे पास में सारे आर्मी मिलिट्री के प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो इंडिजिनस होने चाहिए या एक हमारे ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के द्वारा होने चाहिए जो हमेशा हमारे साथ में निसंदेह हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी डिफेंस फोर्सेस या हमारी मिलिट्री लीडरशिप, हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी या हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी या और सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या सबसे बड़े हमारे जो स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, हमारे आदरणीय एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी एक तरीके से बहुत ही प्रभावशाली सोच को और एक विजन को आगे बढ़ाते हैं, या सीडीएस हो या हमारे तीनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, निसंदेह हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पर बहुत ही बड़ा गर्व है। लेकिन आगे के लिए जो है ना ये लेसन लर्न्स और एक तरीके से आउटकम्स जो इन ऑन गोइंग वॉर से है उनसे हमें सीख लेकर मिशन मोड में उन सारी अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से रीडिफाइन हुई हैं और उनको किस तरीके से रीएड्रेस करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा सवाल और मुद्दा हमारे सामने है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उस तरफ सोच रहे हैं और जिस तरीके से हमारा प्राइवेट एंड इंडस्ट्री अलोंग विद मिलिट्री लीडरशिप एक तरीके से फ्यूजन और सिनर्जी में काम कर रही है, चाहे वो हमारी सीसीएस हो, एनएससी हो या हमारी लीडरशिप हो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है एक तरीके से भारतवर्ष को एक विकसित भारत बनाने का 2047 में, लेकिन उससे पहले सेल्फ रिलायंट नेशन बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ को उनको हर हालत में हर समय जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें सर्वेलेंस से बचा सके। ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है, एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है और मुझे पूरी उम्मीद है इन चैलेंजेस को हम काफ़ी तैयारी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, मीट कर रहे हैं और हमारी ये कैपेबिलिटी जो है ना इंडिजिनसली ही पैदा हो रही हैं। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। ये देखा गया है कि आप लोग जो है ना वो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए ये जस्ट इट इज़ ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और आपके सब्सक्राइब करने से डेफिनेटली मनोबल ही नहीं बढ़ता है, उससे डेफिनेटली हमें उत्साह ही नहीं आता है, पर वो हमें और एक तरीके से मोटिवेट करता है, फैसिलिटेट करता है कि हम ऐसे गंभीर विषयों पर बहुत ही सामान्य नागरिक के लिए बहुत ही एक तरीके से सरल शब्दों में आपके सामने एक एनालिसिस, क्रिस्प एनालिसिस या अपडेट कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।